हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक क्विक रिवीजन। यहाँ पे हम क्लास 10 मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 के सारे टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे। ये वीडियो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा जो अपना पूरा सिलेबस तो कवर कर चुके हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे या लास्ट मोमेंट पे उनको एक क्विक रिवीजन चाहिए सारे टॉपिक्स का। इस वीडियो में हम पूरा स्टार्ट से एंड तक सारे टॉपिक्स पे एक नज़र डालेंगे और यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूला बताऊंगा, हर चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं या फिर जिस भी चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैथ्स के सेमेस्टर 2 के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं। यहाँ पे अगर एक बार हम नज़र डालें यहाँ पे ICSE मैथ सेमेस्टर 2 क्लास 10 का जो पेपर आना है वो आपका 40 मार्क्स का आना है और यहाँ पे वो पेपर 1 आवर 30 मिनट्स का होगा, राइट। ये तो आप सब लोग को पता होगा अभी तक। और यहाँ पे पेपर आपका 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, एक सेक्शन ए में और एक सेक्शन बी में। टोटल पेपर आपका 40 मार्क्स का होना है। सेक्शन ए यहाँ पे आपके 10 मार्क्स कैरी करेगा और सेक्शन बी यहाँ पे आपके 30 मार्क्स कैरी करेगा। सेक्शन ए इज़ कंपलसरी, यहाँ पे कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। सेक्शन ए में सारे ही आपके कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, सारे आपको करने होंगे। अब जैसे हमने ज्योग्राफी में देखा था कि ज्योग्राफी में हमारे पास ऑप्शन था कि वहाँ पे हम कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हैं, राइट। लेकिन मैथ्स में ऐसा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहली चीज़ ये आप क्लियर कर लो, बिकॉज यहाँ पे पहले सेक्शन ए में कोई से भी 10 क्वेश्चन आ सकते हैं और वो 10 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं। अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ते हो तो चैप्टर छोड़ने का यहाँ पे मतलब यही है कि आप अपने मार्क्स भी गंवा रहे हो या मार्क्स भी छोड़ के जा रहे हो। मेरा सजेशन यही रहेगा कि मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स में, कोई भी चैप्टर आप छोड़ के मत जाना, सारे चैप्टर्स देखना। अगर कोई चैप्टर टफ भी लगता है लेकिन उस पर थोड़ी नज़र आप डाल के जाना, थोड़े क्वेश्चंस उसके लगा के ही जाना। कोई भी चैप्टर कंप्लीटली आप छोड़ के नहीं जाना, बिकॉज अगर आप छोड़ के जाते हो तो वहाँ पे आप मार्क्स भी अपने छोड़ के आ रहे हो एक तरह से, राइट। यहाँ पे सेक्शन ए में सारे कंपलसरी क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। फिर सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 में से 3 क्वेश्चन करने होंगे सेक्शन बी में, तो यहाँ हो गए 30 मार्क्स और सेक्शन ए में हो गए 10 मार्क्स। तो 10 + 30 = 40 मार्क्स। अब यहाँ पे जो सेक्शन बी में क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं होगा एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन होगा, उसमें कई पार्ट्स होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर कई कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन में 2 से 3 पार्ट्स तक होंगे, ठीक है, सेक्शन डी में। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सेमेस्टर 2 में हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेमेस्टर 2 के सिलेबस की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर 2 के सिलेबस में आपके ये सारे चैप्टर्स हैं। बेसिकली 9 चैप्टर्स हैं, बट हाइट एंड डिस्टेंसेस को मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ही इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे पहला है रिफ्लेक्शन, फिर सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, फिर है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पूरा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। फिर है सर्कल्स, देन मेंसुरेशन, देन ट्रिग्नोमेट्री और उसी के साथ हाइट एंड डिस्टेंसेस, जो कि आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर्स हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एंड इसके बाद लास्ट इज प्रोबेबिलिटी। इतने चैप्टर्स आपके सेमेस्टर 2 के सिलेबस में है। अभी हम बारी बारी से देखते हैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। और हाँ, ये जितना मैं यहाँ पे बताऊंगा, इस PDF को अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे जाके फ्री में, आपको कोई भी वहाँ पे नहीं करना, आप वहाँ पे जाके फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो मैथ सेमेस्टर 2 कोर्स में, और वो कोर्स एकदम फ्री है। तो चलो भी यहाँ पे बात करते हैं कि हर चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर मैंने अपने इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, तो अगर आपको रिफ्लेक्शन में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लो, एंड यकीन मानो ये वाला वीडियो देखने के बाद कभी भी रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रिफ्लेक्शन को समझना इतना ही सिंपल है जितना अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर देखना। अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हो और वो समझ पाते हो कि कैसे आप उसको देख रहे हो, कैसे आपकी इमेज बन रही है, कैसे आप उस इमेज को देख पा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं फिजिक्स में रिफ्लेक्शन अगर आप समझते हो थोड़ा बहुत भी, तो मैथ्स में भी रिफ्लेक्शन आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा करो। अगर एक टॉपिक कहीं पे पढ़ रहे हो और दूसरी जगह भी वही टॉपिक मिलता जुलता आपको देखने को मिल रहा है, तो आप रिलेट करो दोनों चीज़ों में, तब आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, और जब समझ पाओगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ भी पाओगे। तो रिफ्लेक्शन बहुत ही आसान है। अगेन मैं सजेस्ट करूँगा आप मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, मैंने बहुत ही अलग तरीके से इसको बताने की कोशिश की है अपने वीडियो में। और यहाँ पे बस रिफ्लेक्शन आपको देखना है, एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन, वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन पे जब कोई पॉइंट ऊपर या नीचे रखा होगा तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे बनता है, बस यही चीज़ें आपको रिफ्लेक्शन चैप्टर में देखनी है। बेसिकली ग्राफ के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, ग्राफ आपको बनाना होगा, पॉइंट आपको रखना होगा, फिर उसके रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स वगैरह बनाने होंगे। इतना ही सब आता है रिफ्लेक्शन में, कोई थ्योरी तो आनी नहीं है, बाकी रिफ्लेक्शन में इतनी ही चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, दैट इज इनवेरिएंट पॉइंट। ये आप जरूर से देख लेना।
इनवेरिएंट पॉइंट, वो पॉइंट जो जस्ट मिरर के ऊपर ही, जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जस्ट पॉइंट रखा है और आपसे कहा गया है कि आपको उस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना है, तो जब मिरर के ऊपर या एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट रखा होगा जिस पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन वाली एक्सिस पे ही पॉइंट जब रखा होता है तो वो पॉइंट कोई भी रिफ्लेक्शन शो नहीं करता है और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट। सो इतनी चीजें आपकी हैं रिफ्लेक्शन चैप्टर में। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर शुरू होता है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको 2-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके पूरे पेपर में, एटलीस्ट 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। एक तो आपका मेन सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या बताता है? सेक्शन फॉर्मूला हमें बताता है कि जैसे मान लो कोई लाइन है और इस लाइन के एंड पॉइंट्स आपको पता है x1 y1 और इधर का पॉइंट हो जाएगा x2 y2। मान लो ये एंड पॉइंट्स आपकी लाइन के हैं, तो यहाँ पे अगर इस लाइन को हम 2 हिस्सों में बांट दें इन दी रेशियो m1:m2, तो यहाँ पे ये जो सेंटर का पॉइंट, सेंटर नहीं बट ये जो बीच का पॉइंट कहीं की भी है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y क्या होंगे, यही निकालने का तरीका होता है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। मतलब सेक्शन फॉर्मूला आपको तरीका बताता है कि हाउ विल यू फाइंड दीज पॉइंट्स x एंड y। सो यहाँ पे इसी को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। तो यहाँ पे एक सेक्शन फॉर्मूला आ जाता है विच इज x, y इक्वल टू m1x2, मतलब m1 के साथ बाद वाला पॉइंट मल्टीप्लाई होता है प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और इसी तरह y के लिए। सो यहाँ पे एक सेक्शन फॉर्मूला आ जाता है, अगर m1:m2 1:1 हो जाए, मतलब अगर लाइन को जस्ट हम 20 से कट करेंगे तो वही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है इनटू मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो दोनों ही रिलेटेबल हैं, सेक्शन से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला बन के आता है। फिर नेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बेसिकली एक ट्रायंगल में होता है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो। तो ट्रायंगल के अंदर के सेंट्रॉइड को निकालने का फॉर्मूला ये होता है x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, एंड इसी तरह y के लिए। तो सेंट्रॉइड आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो पूरे चैप्टर में बेसिकली ये 3 मेन फॉर्मूले हैं और इन्हीं फॉर्मूले बेस्ड पूरा चैप्टर है। तो अगर ये 3 फॉर्मूले आपको आते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा चैप्टर ही आपके फिंगर टिप्स पे है। बाकी यहाँ प्रॉब्लम्स को कैसे लगाना है वो तो आपको प्रॉब्लम्स लगा के ही आएगा, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स लगा चुके हो तब आपको सिर्फ इन तीनों फॉर्मूले को दिमाग में रखने की जरूरत है, बाकी ये पूरा चैप्टर अंडरस्टैंडेबल है। चलो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, नाम से ही पता लग रहा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो मेन इसमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी विच इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें m क्या होता है, m इज़ दी स्लोप एंड c इज़ दी y इंटरसेप्ट, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ये जो स्लोप है, ये स्लोप निकालते कैसे हैं, इसका एक अपना फॉर्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। कहीं पे आपको थीटा दे दिया हो, थीटा का मतलब होता है इंक्लिनेशन, कहीं पे आपको स्लोप दे के इंक्लिनेशन पूछ सकते हैं, या इंक्लिनेशन यानी एंगल दे के आपसे स्लोप पूछी जा सकती है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है। इसके बाद स्लोप निकालने का एक और तरीका होता है, अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 और x2 y2, तो उन पॉइंट्स की मदद से भी आप स्लोप निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे m यानी कि स्लोप हो जाती है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, राइट। इसके बाद एक और फॉर्मूला यहाँ पे आता है। अब आपने स्लोप तो देख लिया, लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन भी देख लिया, अब लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए कई बार क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, विच इज दिस। यहाँ पे y माइनस y1 और x1 यहाँ पॉइंट है, मतलब x1 y1 इज अ पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 y1 इज अ पॉइंट। सो x1 y1 एक पॉइंट है और x और y यहाँ ऐसे ही रहते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m यहाँ पे हमारा स्लोप हो गया, अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लोप, एंड x माइनस x1। सो यहाँ पे y एंड x ऐसे ही रहेंगे, x1 y1 जो पॉइंट होगा उसका वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, स्लोप का वैल्यू रखते हैं। सो इसीलिए एक पॉइंट रखा, एक स्लोप रखा, और हमें लाइन का इक्वेशन बना बनाया मिल गया। सो ये लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है। सो ये एक मेन फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं बड़ा सा एरो बना रहा हूँ, ये एक मेन फॉर्मूला है इस चैप्टर का। सो ये आप एकदम दिमाग में रखना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की, जो कि मैं कहूँगा एकदम आप छोड़ना मत या एकदम भूल के मत जाना, विच इज़ कंडीशंस कि लाइंस पैरेलल हैं या फिर परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो लाइंस, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस के केस में दोनों का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। सो यहाँ पे कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस क्या होता है कि एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो दोनों लाइंस का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। पैरेलल लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, या एंटी पैरेलल 180 डिग्री पे भी हो सकती हैं। सो कैसे भी लाइंस हो, अगर इस तरह हैं, पैरेलली एक दूसरे के सामने इस तरह खड़ी हैं, तो यहाँ पे दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा।
अगेन सेकंड केसेस, अगर दो लाइन मान लो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर लाइंस के केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे मैं इसको सही से लिख देता हूँ, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है -1। ये केस होता है आपका परपेंडिकुलर लाइंस का। तो इसी को मैंने सही से करके नीचे लिखा हुआ है दैट m1 क्या हो जाएगा, m2 को आप नेक्स्ट साइड भेज दो यानी राइट साइड भेज दो, तो m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2। सो m1 एंड m2 में रिलेशन ऐसा हो जाता है जब लाइंस हमारी इस तरह परपेंडिकुलर होती हैं तब, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे होंगी लाइंस, तब यहाँ पे हमारे स्लोप्स का रिलेशन क्या होता है, m1 इज इक्वल टू -1/m2। इतनी चीज़ें आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पता होनी चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सर्कल्स। अब सर्कल्स कई बच्चों को टफ लगता है बट उतना भी टफ नहीं है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सर्कल्स चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हमारे कोर्स में है। सो सर्कल्स में देखो पहले तो आपकी आती हैं एंगल प्रॉपर्टीज़। सो सर्कल्स की जो एंगल प्रॉपर्टीज़ हैं वो 3 हैं, यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्या बताती है कि जैसे मान लो कोई सर्किल है, उसके अंदर आपने एक सेगमेंट लिया ए बी, यहाँ पे ए और बी एक सेगमेंट है और आपने यहाँ पे एक एंगल सेंटर पे बनाया और एक एंगल आपने सरकमफ्रेंस यानी कि यहाँ पे बनाया। तो एक एंगल देख लो बाहर बना हुआ है और एक एंगल सेंटर पे बना हुआ है। तो जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है, जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होगा वो डबल होगा या ट्वाइस होगा ऑफ द एंगल फॉर्म्ड एट द आर्क। सो आर्क पे बना हुआ एंगल ये जो है, ये अगर x है तो सेंटर वाला एंगल डबल होगा यानी कि 2x होगा। तो ये हो गया हमारा पहला एंगल प्रॉपर्टी। सेकेंड एंगल प्रॉपर्टी हमारी है ये। सेकेंड एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने एक सेगमेंट लिया ए बी और उसी सेगमेंट से एक एंगल बनाया एक आर्क पे, फिर दूसरा एंगल बनाया मतलब उसी आर्क पे दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ए बी से लेके जो हमने दोनों एंगल बनाए हैं, अगर हमने सेम सेगमेंट को लेके एंगल बनाए हैं एक ऐसे और उसी सेगमेंट से लेके कहीं और एंगल बनाया है, तो दोनों एंगल सेम होते हैं। ये बताती है हमारी सेकेंड थ्योरम या सेकेंड एंगल प्रॉपर्टी। फिर आती है थर्ड एंगल प्रॉपर्टी। सो थर्ड एंगल प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर हमने एक सेमी सर्किल में, मतलब ऐसे आधा आपने सर्किल लिया और डायमीटर से लेके आपने एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया, सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा होगा 90 डिग्री का। सो एंगल्स फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्किल आर ऑलवेज 90 डिग्री। सो ये आपका है थर्ड एंगल प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती हैं साइक्लिक प्रॉपर्टीज। सर्कल्स चैप्टर में ही नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज हैं साइक्लिक प्रॉपर्टीज। सो साइक्लिक प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं ऑन दी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स। दे आर फॉलोड ऑन दी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स। मतलब यहाँ पे एक सर्किल के अंदर आपकी जो क्वाड्रिलैटरल फिगर बनेगी उसके ऊपर जो थ्योरम लगेंगी वो होती हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो ये क्या बताती हैं, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने एक सर्किल के अंदर एक 4 साइड वाला अगर फिगर बना दिया, मतलब एक तरह से क्वाड्रिलैटरल अगर एक सर्किल के अंदर बना दिया, तो वहाँ पे जो उस क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होते हैं, दोज आर सप्लीमेंट्री, मतलब उनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला एंगल आपका x है, ये वाला एंगल y है, तो मैं कहूँगा ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इन दोनों का सम क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और जो इधर वाले एंगल्स हैं ये वाला और ये वाला, इनका भी जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका भी सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये आपका होता है पहला साइक्लिक प्रॉपर्टी। देन बात करते हैं नेक्स्ट साइक्लिक प्रॉपर्टी की। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है सो उसका जो एक्सटर्नल एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ये इक्वल होगा टू दी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि इस वाले एंगल के ये एंगल बराबर होगा। सो ये बताता है हमारा सेकंड साइक्लिक प्रॉपर्टी, राइट। सो एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी है टैंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज। ये थोड़ा सा ज़्यादा है और ये टफ भी है थोड़ा सा समझने में। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल है दैट यहाँ पे जो टैंजेंट होती है वो हमेशा रेडियस के 90 डिग्री होती है। अगर ये जो बाहर वाली लाइन है ये टैंजेंट है, ऑब्वियसली ये टैंजेंट है क्योंकि सर्किल को छू के जा रही है, तो अगर इससे हम रेडियस को ज्वाइन कर देंगे तो रेडियस एंड टैंजेंट का हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। फिर इसके बाद सेकेंड थ्योरम हमारी ये है दैट अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं एक सर्किल पे, एक देखो ए सी एक टैंजेंट है, ये ए सी एक टैंजेंट है एंड दूसरी हमारी ए बी या बी ए एक टैंजेंट है, तो यहाँ पे जो दोनों टैंजेंट्स का लेंथ होगा ये वाला लेंथ बराबर होगा इस वाले लेंथ के। सो अगर हमने एक पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ की हैं एक सर्किल पे, सो ऑलवेज उनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। सो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सो नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली
देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल। सो यहाँ पे अगर मान लो आपने दो कॉर्ड्स ली, जैसे मान लो हमने एक सर्किल के अंदर दो कॉर्ड्स बनाई, या तो वो इंटरनली मतलब अंदर ही अंदर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हूँ, या फिर उन कॉर्ड्स को अगर हम बाहर एक्सटेंड कर रहे हैं, बाहर कहीं वो इंटरसेक्ट कर रही हूँ। सो ये थ्योरम ये कहती है कि यहाँ पे जो सेगमेंट्स होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर इन कॉर्ड्स को हमने एक्सपैंड किया, पी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले हम लेंगे ए पी इंटू सेकेंड सेगमेंट हो जाएगा बी पी, विल बी इक्वल टू सी पी, सी से पी तक का लेंथ लिया एक सेगमेंट, एंड इंटू डी पी। सो यहाँ पे ए पी इंटू बी पी इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। सो ये हो जाता है, मतलब यहाँ पे जितने सेगमेंट्स हो रहे हैं, सेम कॉर्ड के जो सेगमेंट्स कट हो रहे हैं, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा यहाँ पे। तो जब भी दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं तो ये थ्योरम यहाँ पे लगती है। सो ये तो हो गया एक्सटर्नल केस। अगर इंटरनली कॉर्ड्स कट करती हैं तो ये तो समझना और आसान है। यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स जो एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स इक्वल टू सी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे दोनों कॉर्ड्स के जो सेगमेंट्स कट होके आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट बराबर होता है। सो ये हो जाता है कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम। सो फर्स्ट केस हमारा किसका था, ये एक्सटर्नल पॉइंट का था, एंड अगर इंटरनल पॉइंट होगा तो यहाँ पे ये वाला लग जाएगा। सो ये आपकी होती है कॉर्ड इंटरसेक्शन थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा थ्योरम देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा थ्योरम है इफ अ कॉर्ड एंड अ टैंजेंट, इस बार हमने एक कॉर्ड लिया और एक टैंजेंट लिया, इंटरसेक्ट एक्सटर्नली वो इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे मान लो नीचे अगर आप इस फिगर को देखो, यहाँ पे एक टैंजेंट है और एक कॉर्ड है जो कि पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टैंजेंट। सो यहाँ पे जो कॉर्ड के सेगमेंट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा आपके टैंजेंट के स्क्वायर के, राइट। सो यहाँ पे अगर देखा जाए, सो एक सेगमेंट हमारा है पी से ए तक का, दूसरा सेगमेंट हमारा है पी बी का। सो यहाँ पे मैंने लिखा पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, पी ए हमारा एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट पी बी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैंजेंट का स्क्वायर यानी कि पी टी का स्क्वायर। सो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला बनता है जब एक टैंजेंट और एक कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं। सो टैंजेंट एंड कॉर्ड जब इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। और ये कई बार पूछा भी गया है या कई बार यूज़ करके आपको लेंथ कैलकुलेट करनी होती है ऑफ द टैंजेंट या फिर कॉर्ड। सो ये आप याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है उसको देखते हैं। सो नेक्स्ट थ्योरम इज इफ अ लाइन टचेज अ सर्किल एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अ कॉर्ड इज ड्रॉन, मतलब एक टैंजेंट है और उस टैंजेंट के पास से आपने एक कॉर्ड बना दिया। जैसे मान लो नीचे टैंजेंट है और आपने टेढ़ा ऐसे कॉर्ड बना दिया, मतलब रेडियस नहीं है, कॉर्ड है वो। फिर द एंगल बिटवीन द टैंजेंट एंड द कॉर्ड, सो यहाँ पे जो टैंजेंट और कॉर्ड के बीच ये जो एंगल है एक्स, ये एंगल किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द एंगल इन द करेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो करेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के ये बराबर होता है। सो यहाँ पे ये जो एंगल है टैंजेंट और कॉर्ड के बीच, यानी कि यहाँ पे इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ये एंगल बराबर होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट के करेस्पॉन्डिंग एंगल के। सो यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपका इक्वल हो जाएगा नीचे वाले एंगल के। सो ये आपका हो जाता है ये वाला थ्योरम। मतलब जब भी एक कॉर्ड और टैंजेंट के बीच का एंगल होगा वो वाला एंगल बराबर होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के, राइट। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। सो नेक्स्ट हमारा अब स्टार्ट हो जाता है मेंसुरेशन चैप्टर। और इस बार मेंसुरेशन में कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि इस बार रिड्यूस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी या क्या नहीं आएंगी। सो मेंसुरेशन चैप्टर में सिर्फ हमारा एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन, सिर्फ सिलेंडर एंड कोन इस बार पूछा जाना है। स्फेयर नहीं आएगा 2022 के पेपर में, स्फेयर नहीं पूछा जाना है। सो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या तो आपसे हॉलो फिगर्स के बारे में यहाँ पूछा जा सकता है या सॉलिड फिगर्स के बारे में पूछा जा सकता है। बेसिकली जितने ही प्रॉब्लम्स आएंगे वो सिलेंडर एंड कोन या फिर उनके कॉम्बिनेशंस के ऊपर ही आएंगे। सो यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देयर कॉम्बिनेशंस या फिर कॉस्ट कैलकुलेशन, आपसे कह दिया कि मान लो उसकी पेंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी, इस टाइप के प्रॉब्लम, या फिर इनर या आउटर वॉल्यूम निकालने के प्रॉब्लम, या फिर मेल्टिंग एंड रीकास्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पे आएंगे। सो यहाँ पे बेसिकली जो दो फिगर्स हमारे हैं उनको देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे फिगर्स हैं वो हैं सिलेंडर एंड कोन, और सिलेंडर एंड कोन के यहाँ पे सारे फॉर्मूले दिए हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और कोन के वॉल्यूम की बात करें तो ये इसका 1/3 होता है। फिर यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो ये होता है 2 पाई आर एच, इसको आप ये देख सकते हो। फिर यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की बात करें ऑफ कोन तो ये हो जाता है सीधे सीधे पाई आर एल। एल यहाँ पे क्या हो जाती है, एल होती है स्लैंट हाइट, टेढ़ी वाली हाइट। फिर इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या हो जाता है 2 पाई आर एच, यानी कि कर्व सरफेस एरिया और प्लस जो नीचे और ऊपर का ये है ये हो जाता है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 2 मिस हो गया, ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है h प्लस आर। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर।
फिर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या हो जाता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे पाई आर कॉमन लेके सो ये क्या बन जाता है, पाई आर एल प्लस आर। सो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। सो इतने फॉर्मूले यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे अगर हॉलो कोई फिगर आ जाता है तो हॉलो के केस में बस आपको स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रख देना है, जहाँ पे कैपिटल आर क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस हो जाएगी, और यहाँ पे स्मॉल आर क्या हो जाएगा, इनर रेडियस हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आपकी कोर्स में आइडेंटिटीज़ हैं और आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड प्रूविंग क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। सो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं, 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और साथ में आपको यहाँ पे 2 और चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इतने फॉर्मूले या इतनी थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए टू सॉल्व दी प्रूविंग क्वेश्चंस। अगर आपने प्रूविंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कैसे इनको अप्लाई करके हमें प्रूविंग करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंसेस। अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में मेन जो आपका फॉर्मूला यूज़ होता है वो यूज़ होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला। ठीक है, अब यहाँ पे tan की कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, खासकर 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री की, बिकॉज 90 एंड 0 डिग्री नहीं पूछे जाते हैं। 30, 45 एंड 60 डिग्री की जो वैल्यूज़ हैं tan के लिए वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे खास एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है जो कि कई बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है उस चीज़ को लेके, दैट यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच अंतर पता होना चाहिए। जैसे मान लो आप खड़े हो, आप अगर कोई चीज़ सर ऐसे नीचे झुका के देख रहे हो तो वहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ एंगल बन रहा है वो क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो आपका लाइन ऑफ साइट ये है, आपने ऐसे एंगल नीचे की तरफ करके देखा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल नीचे की तरफ बना ये आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर मान लो आपने आंखें उठा के सर ऊपर करके ऐसे कोई चीज़ देखी है किसी एंगल पे तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ऊपर देखने पे जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही हॉरिजॉन्टल से लिए जाते हैं। कभी भी वाई एक्सिस या वर्टिकल से एंगल मत लेना, हमेशा हॉरिजॉन्टल से एंगल लिए जाते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखना। एंड आई होप इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपने लगाए होंगे। एंड अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर भी मेरा बना हुआ एक वीडियो है, उसे आप जाके देख सकते हो। चलो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। अब ये पूरा खुद में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके ऊपर अलग से बुक लिखी जानी चाहिए। सो इसके ऊपर ही मेरा एक पूरा लाइव स्ट्रीम है, आप उसको जाके देख सकते हो। वहाँ मैंने पूरा बताया है कि मीन, मीडियन एंड मोड क्या होते हैं और उन्हें कैसे निकाला जाता है। सो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और यहाँ पे मीन निकालने के बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों ही मैंने अपनी उस वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, पूरा तरीका बताया है इनके बारे में कैसे निकाला जाता है और कैसे इनको याद रखना है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हो जाता है हिस्टोग्राम उजाइब। ये दोनों ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ग्राफ बनाने अगर आप लोग को इनको आते हैं तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी इनके ग्राफ बनाने में। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है इनको बनाने में तो आप मेरी ये दोनों वीडियोस जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने हिस्टोग्राम एंड उजाइब कैसे बनाते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से बताया हुआ है, राइट। इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा आ जाता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी चैप्टर है, इसके ऊपर अभी जल्दी ही में मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसे जाके देख सकते हो। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है और बाकी आपको थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, और फिर आराम से इसके भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो इतना आपका पूरा सिलेबस है। सो अगर आपने पूरा मैथ्स का सिलेबस अच्छे से कवर किया है तो कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। सो अगर आप लोग को इन सारे चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी ऐप पे जाके इन सारे चैप्टर्स को फ्री में देख सकते हो। मेरी ऐप पे मैथ सेमेस्टर 2 का पूरा कोर्स अवेलेबल है एंड दैट टू फॉर फ्री। आप वहाँ पे जाके मेरे सारे वीडियोस को चैप्टर वाइज देख सकते हो। वहाँ मैंने पूरे चैप्टर्स सॉल्व करवाए हैं और समझाए हैं अच्छे से। सो आप उस कोर्स में जाके मेरे सारे वीडियोस को चैप्टर वाइज देख सकते हो। उस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ पे फ्री में आप एनरोल कर सकते हो, कोई भी कॉस्ट नहीं है उस कोर्स का। मैथ सेमेस्टर 2 का कोर्स है और उसमें जाके आप इन सारे वीडियोज़ को देख सकते हो, प्लस ये जो PDF है इस PDF को भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और एम रखते हैं 1000 लाइक्स का, कर देना। और साथ में आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनका भी एक क्विक रिवीजन हो जाए मैथ्स का। सो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ और पढ़ेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।